हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आप लोग जान रहे हैं कि मेरे चैनल पे एनसीईआरटी का हिस्ट्री पॉलिटिकल कराया जा रहा है। और आपका एडिटोरिया का जो सेट था वो भी आपको प्रोवाइड कराया गया है, जो बिहार टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखें और याद कीजिए। और यहाँ पे जो है ना, इस बुक में जो जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनने वाले हैं वहीं क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग इसको बारीकी से देखें और इसको याद करें, ठीक है दोस्तों। और नहीं होगा तो आप लोग फेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है और कहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि जो मैं मुद्रण की सबसे पहली टेक्निक जो था वह चीन में आया था, जापान कोरिया में विकसित हुआ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ कि मुद्रा की सबसे पहली टेक्निक जो है ना वह चीन में आया था, उसके बाद में जापान में आया, उसके बाद कोरिया में आया, ठीक है। यहाँ छपाई जो था ना वह हाथ से होता था पहले। तकरीबन 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे तख्ते को ब्लैक कर वहाँ मतलब कि कागज़ को रगड़ कर तख्ते पर उसको लिखा जाता था, छापा जाता था, ठीक है। आगे है कि चीनी किताब जो था वो अकॉर्डिंग शैली में उसे किनारे को मोड़ने के बाद में सील बनाई जाती थी। वो अकॉर्डिंग शैली में उस समय जो किताबें जो छपती थी वो अकॉर्डिंग शैली में छपती थी, ये आपको याद रखना है। आगे आइए, आगे कह रहा है एक लंबे समय अरसे तक मुद्रा सामग्री का सबसे बड़ा देश कौन सा रहा उत्पादक में, तो ये चीन रहा, ठीक है। चीन राजतंत्र रहा। चलिए, अब कह रहा है 17वीं सदी में कह रहा है कि व्यापारी अपने रोजमर्रा की कारोबारी की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री इस्तेमाल करने लगे। कब? तो 17वीं सदी में। आप याद रखिएगा कि व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। कब करने लगे? तो 17वीं सदी में करने लगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आगे कह रहा है कि संघाई रिपोर्ट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। संघाई प्रिंटिंग जो था ना, संघाई प्रिंटिंग वह क्या बन गया? नया केंद्र बन गया, क्योंकि वहाँ पे जितने छपे हुए थे चीन में जब शुरुआत हुआ था वो तो कई रास्तों से अनेक देशों में गया। तो वहाँ पे जो छपने लगा, जहाँ अनेक देशों में जैसे ब्रिटेन में गया तो संघाई प्रिंटिंग प्रेस का एक केंद्र बन गया, वहाँ सारी चीज़ें छपने लगी। तो ऐसा वहाँ हर जगह पे एक केंद्र बन चुका था उसके बाद में। अब कह रहा है चीनी बौद्ध प्रचारक 767 से 770 के आसपास छपाई की टेक्निक लेकर जापान गए। अब पूछेगा दोस्तों कि 768 से 770 के बीच में छपाई की टेक्निक चीन से जापान गया, किसके द्वारा? तो बौद्ध प्रचारकों के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है डायमंड सूत्र दिया। डायमंड जो सूत्र था वह जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपाई पुस्तक थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। एदो एदो जो था उसका नाम क्या था? बाद में पहले तो एदो कहा जाता था, उसके बाद में इसका नाम हो गया टोक टोक्यो के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दे रहा है वुड ब्लॉक्स मुद्रा। वुड ब्लॉक्स जो है वह मुद्रा के रूप में बौद्ध ग्रंथ की कोरियाई संग्रह है, ठीक है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है वुड बॉक्स को? तो 2007 में शामिल किया गया है। ये आप याद रखिएगा, क्या है वह? तो मुद्रा के रूप में बौद्ध ग्रंथ का कोरियाई संग्रह है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि कितागावा जो था ना, कितागावा उतामारो, वो उतमारो उतमारो ने उकिया मतलब कि तैरती दुनिया के चित्र बनाया था। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि तैरती दुनिया का चित्र किसने बनाया था? तो कितागावा उतामारो ने बनाया था। उतामारो ने बनाया था तैरती हुई दुनिया का चित्र, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नाम से बनाया था। चित्रकार शैली अहम योगदान किया, जिसने आम शहरी जीवन का चित्रण किया था। तो किसने किया था? कितागावा उतामारो ने तैरती दुनिया का चित्र बनाया था। चलिए आगे आइए।
आगे कह रहा है यहाँ पे, आगे कह रहा है कि सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहते थे। 11वीं सदी में चीन मतलब 11वीं सदी में चीनी कागज़ भी इसी रास्ते से पहुँचे थे। यानी कहने का मतलब है कि यूरोप में जो कागज़ गया था वह 11वीं सदी में चीनी कागज़ भी उसी रास्ते से पहुंचा था। यानी रेशम मार्ग से ही यूरोप में कागज़ पहुंचा था 11वीं सदी में। ठीक है, चलिए उसके बाद में कह रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे बन रहा है क्वेश्चन, बेलम। बेलम क्या है? तो यह है चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े के लेखन की स्तर को हम क्या कहते हैं? बेलम कहते हैं। यहाँ पे आगे आइए, आगे कह रहा है वुड बॉक्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो काठ की तख्ती होती है, ठीक है, वाली छपाई की टेक्निक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था? इटाली भी तख्ते की छपाई की किताबों निकालने लगे और जल्द ही यह टेक्निक बाकी यूरोप में फैल गई। मार्को पोलो ले गया और बाकी इलाकों में धीरे धीरे फैल गया। यहाँ पे है बेशकीमती बेलम चर्म पत्र पर छपे जाते थे, आप देखे हैं वहाँ पे लिखा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी है क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि गुटेनबर्ग के बारे में आप तो सुने हैं। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और धनी व्यापारी थे, ठीक है, बड़े किसान भी थे। वह अपने बच्चों को मतलब कि गुटेनबर्ग था, वह बचपन में तेल और जैतून पेरने वाले मशीन देखता था, ठीक है, देखे हुआ था, देखता था भी, उसके पास था ही। उसके बाद में कह रहा है कि पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी। गुटेनबर्ग ने क्या किया कि पहले तो वो बचपन में तेल और जैतून पेरने वाली मशीन देखते आ रहा था। उसके बाद में उन्होंने जब वे बड़े हुए तो उनके बाद में उन्होंने देखा कि उन्होंने एक कला सीखी जो थी पत्थर पर पॉलिश करने की कला, ठीक है। फिर उन्होंने सुनारगिरी किया। उसके बाद में उन्होंने शीशे को इच्छित आकृति में क्या करा, गढ़ने लगा, ये भी उन्होंने सीखा। उसके बाद में आगे है, जब उन्होंने ये सब काम करने लगे तो उन्होंने इसमें महारत हासिल कर लिया। उसमें क्या किया? महारत हासिल कर लिया, ठीक है। जब शीशा ढालने लगे अपनी आकृति में इच्छा मर्जी, तो उन्होंने महारत हासिल कर लिया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 1448 ईस्वी में 1448 ईस्वी तक अपने यह यंत्र मुकामल कर लिया, ठीक है, अपने को मुकाम पर हासिल कर लिया। उसने जो पहली किताब छपी वह थी बाइबिल। तो आपसे पूछेगा गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो बाइबिल है, जो छपी हुई थी और तकरीबन 180 प्रतियों बनाने में 3 साल लगे थे, ठीक है। आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पे आगे कह रहा है कि अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दिए जाते थे। तो आपसे पूछेगा कि किसके लिए किताबों के पन्ने पर बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दिए जाते थे जगह? तो वह था अमीरों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है, आगे भी हम लोग आगे कह रहा है कंपोजिटर के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छपाई के लिए इबारत कंपोजर करने वाले व्यक्ति होते हैं। कंपोजिटर कंपोजिटर क्या होता है? तो छपाई के लिए इबारत करने वाले कंपोजर को ही कंपोजिटर कहते हैं, जो उसके काम में आते हैं, ठीक है। आगे आइए, आगे कह रहा है यहाँ पे गथा गीत। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया और सुनाया जाता है उसे गाथा गीत कहते हैं। शराब घर, वह जगह जहाँ लोग शराब पीने, खाने, दोस्त से मिलने और बात विचार करने के लिए आते हैं, उसे हम शराब खाना कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि कई लोग
कई लोगों को छपी किताबें के व्यापक प्रचार के छपे शब्दावली सुगमता को लेकर आशंका थी। क्या क्या आशंका थी देख लीजिए। उस समय छपी हुई किताब जो थी समाज में आया हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों की एक सामंजस्य पैदा हो गया था। वह क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है, ना जाने इसको आम लोगों के जेहन पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है। भय था कि अगर छपे हुई और पढ़े जा रहे कई मतलब कह रहा है कि पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता भी नष्ट हो जाए। ठीक है, ये उन लोगों का सोच था उस समय। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों को आलोचना करते हुए अपने 95 स्थापना लिखी थी। कितने लिखी थी? 95 स्थापना लिखी थी मार्टिन लूथर किंग ने, और रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों को आलोचना करते हुए एक छपी प्रति बेटेनबर्ग के गिरजाघरों के दरवाजे पर टांग दी गई। ठीक है। उसके बाद में इसका नतीजा में चर्च में क्या हुआ? विभाजन हो गया। चर्च में क्या हुआ? यहाँ पे चर्च में विभाजन हो गया। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हो गई। ठीक है। और कुछ ही हफ्ते में न्यू स्टेटमेंट के लूथर के तुर्मजेन अनुवाद 5000 प्रतियों बिक गई थोड़े ही दिन में। तो आप देखें कि वहाँ पे विभाजन जब हुआ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का, तो आप देखें कि वहाँ पे न्यू स्टेटमेंट जो आया था लूथर का, उसमें 500 प्रतियाँ जल्दी ही बिक गए। दूसरे संस्करण को निकालना पड़ा, इतना बिक गया था। ठीक है। लूथर ने कहा, मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह किसने कहा है? तो लूथर साहब ने कहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इटली एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। तब किताबों के आधार पर उनकी बाइबिल के नए अर्थ लगाना शुरू कर दिया और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उसके क्रोध हो गया और ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोम चर्च ने जब इक्विजिशनल इनक्विजिशन धर्म विरोधी दुस्साहत करने लगा कि हम धर्म से निकाल देंगे। आगे देखिए। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि मोनोकियो को 2 बार पकड़ा गया। जो मोनोकियो था उनको 2 बार पकड़ा गया। आखिरकार उसको मौत की सज़ा दे दी गई मोनोकियो को। ठीक है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है इनक्विजिशन धर्म अदालत होती है, यानी कैथोलिक और मतलब विद्यार्थियों की सिनखात करने की सज़ा देने वाले रोमन कैथोलिक संस्था है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया है। यानी इसका जो है ना, ये जब मैकबर डांसर जो है, उन्होंने मुद्रा के वर्कशॉप के मौत के नाच की मंच बताया। ठीक है। आगे आइए, आगे देखते हैं। कह रहा है कि पुस्तक विक्रेता ने गांव-गांव जाकर छोटे-छोटे किताबों बेचने वाले फेरवानियों को काम पर लगा दिया। वे किताब मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाएँ और लोकगीत की हुआ करती थी। वे ही इसमें सम्मिलित किए जाते थे और इसको गाँवों तक पहुँचाया जाता था। ठीक है। इंग्लैंड में
इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसीय किताब बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता है। चैपमैन किसे कहा जाता है? तो एक पैसीय किताब बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता है। एक पैसीय किताबों को बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आएगा क्वेश्चन तो आप मार दीजिएगा। उसके बाद में कह रहा है बिब्लियोथिक ब्यूल। ब्यूल क्या है? तो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिंद में बांधी छोटी किताब हुआ करती थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें समसामयिक घटनाएं खबर में आने लगी थी। ठीक है, उस समय 18वीं सदी में पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी, खबर हर दिन आते लगे थे, यानी समाचार जैसा पत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसमें आगे कह रहा है कि लुई सेबेस्टिन मार्सी ने घोषणा किया कि छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। किसने कहा था? छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? तो लुई सेबास्टिन मार्सिये ने यह घोषणा किया था कि छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा। इसके बाद में कह रहा है कि अस्वस्थ मार्सियो ने कहा था, हे निरंकुशवाद शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। ठीक है, आभासी लेखन की कलम के जोर पर आगे तुम हिल उठोगे। ये क्या कौन कहा था? यह कहा था मार्सिये ने कहा था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा कथन है इनका। और यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मार्सियो जब पढ़ते थे तो वो कैसे पढ़ते थे, उसके बारे में कुछ बातें हैं। तो घड़ियाँ हर घंटे बजता चला जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। ठीक है, तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लौ क्या हो जाती थी? पीली हो जाती थी, पर मैं था कि पढ़ता जाता था। मैं बर्न उठाने की जहमत नहीं कर लेते थे। इतना पढ़ने में विलीन थे। ठीक है, निरंकुशवाद के बाद हमें आप जानबे करते हैं कि राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और वह उनके ऊपर पाबंदी ना हो, किसी का पाबंदी ना हो, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। यानी सभी अधिकार केवल उन्हीं के पास रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। चलिए इसमें तो नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग गौर से देखेंगे तो ये कह रहा है कि फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तक छपने के लिए एक प्रेस या मुद्रण कला स्थापित किया गया था। तो ये फ्रांस में हुआ था जब भारत में 1857 की क्रांति हो रहा था। उस समय बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस मुद्रित स्थापित किया गया था फ्रांस में 1857 ईस्वी में। यहाँ पे दिया हुआ है कि मशहूर उपन्यासकार में लेखिका अग्रणी थी। लेखिका क्या थी? अग्रणी थी उस समय। और उन्होंने कौन कौन थे देख लेते हैं। जेन ऑस्टिन, ब्रांड बहने और जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन के नए नारी की भविष्य उभरी। क्या नए नारी की भविष्य उभरी? ठीक है, 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूर, दस्तकार, निम्न वर्ग लोगों को शिक्षित करने के लिए किया जाने लगा था। ठीक है, अब कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे।
और 19वीं सदी में यह छापखाने का टेक्निक के रूप में परिवर्तित हो गए थे। उसके बाद में रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का मतलब कि उपयोग किया था, उन्होंने बनाया था। उसके बाद में 8,000 सीटों का छाप लेते हुए उन्होंने सदियों तक चलाया था। उसके बाद में ऑफसेट प्रेस आया, उसके बाद में रंग छपाई आया, उसके बाद विद्युत यंत्र आया। ये सब धीरे धीरे आविष्कार होते चला गया और आज विद्युत पर छपाई होता ही है। वहाँ पे कह रहा है कि 1920 के दशक में लोकप्रिय किताब एवं सस्ती श्रृंखला सीलिंग श्रृंखला के तहत छपी गई। यानी कह रहा है कि 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला सीलिंग श्रृंखला के तहत छपी गई। तो पूछेगा कि 1920 के दशक में किस श्रृंखला के तहत लोकप्रिय किताब सस्ती छपी जाती थी? तो यह छपी जाती थी सीलिंग के तहत, सीलिंग श्रृंखला के तहत छपी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे वो है कि प्रिंटिंग प्रेस पहले अब 16वीं सदी में भारत और गोवा पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ आया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और आज का वीडियो इतना ही पर समाप्त होता है। कल आपसे मिलेंगे और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और इतने फैलाइए, क्योंकि 5,000 10,000 अगर व्यू चला जाता है तो मैं आपका 6 से लेकर 12 क्लास तक पूरे NCERT क्लियर करा दूंगा, जो BPSC टीचर के लिए एकदम VVI होगा और ऑल एग्ज़ाम के लिए भी VVI होगा। थैंक यू, बाय दोस्तों।